हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। जो टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल्स लिखने के बारे में, कि कैसे हम रिसर्च प्रपोजल्स लिखें। जैसे ही आप पीएचडी एडमिशन्स के बारे में सोचते हैं या किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो एसआरएफ हो, आरए हो, या पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स हो, या प्रोजेक्ट पोजीशंस हो, आपको इमीडिएटली एक रिक्वायरमेंट सामने आती है, जिसमें होता है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। उस कोई एक टेंटेटिव आइडिया जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, और जनरली आप कंप्लीटली लॉस्ट होते हैं। उस टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक चूज करें, कैसे चूज करें, कैसे आइडेंटिफाई होगा टॉपिक, या क्या स्ट्रक्चर होगा रिसर्च प्रपोजल राइटिंग का। तो ये एकदम ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, या एक हरक्यूलियन टास्क हो जाता है। और बेसिकली इस रिसर्च प्रपोजल पर ही आपके एडमिशन डिपेंड करते हैं। तो ये रिसर्च प्रपोजल ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसका एक अच्छा फॉर्मेट पे, एक अच्छे आइडिया पे, एक अच्छे टॉपिक पे लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपका डिटरमाइन करेगा कि आप उस पोजीशन के लिए, उस फेलोशिप के लिए, या पीएचडी एडमिशन्स के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या हो पाएंगे एलिजिबल या नहीं हो पाएंगे। मैं पहले भी इस चैनल पे एक वीडियो, दो तीन वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखें, कैसे रिसर्च प्रेजेंटेशंस बनाएं अपनी एडमिशन्स के लिए या पीएचडी एडमिशन्स के लिए, ये पहले भी डाल चुकी हूँ। और वो काफ़ी पॉपुलर वीडियोस हैं इस चैनल पर आज मैंने सोचा एक बार फिर से आपसे बात कर देती हूँ, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इस बार मैं आपसे टॉपिक्स भी कुछ डिस्कस कर लेती हूँ डिफरेंट फील्ड्स के, और एक फॉर्मेट, जो लेटेस्ट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के बारे में बात कर लेती हूँ, जिस फॉर्मेट में जनरली आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में ही पूरा आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को कोशिश कीजिएगा, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लास्ट तक देखें, ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ में आए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो सबसे पहली जो चीज आती है सामने, वो आपके आती है रिसर्च प्रपोजल को जब आप लिखते हैं। हम टॉपिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, या टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई करें या क्या करें, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट के बारे में, कि बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं रिसर्च प्रपोजल्स के, वो क्या क्या होंगे। तो रिसर्च प्रपोजल के जो कंपोनेंट है, उसमें उसका सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड, जिसमें आपको बेसिकली जो टॉपिक आपने आइडेंटिफाई किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्यों, क्या, कैसे, आप कैसे प्लान कर रहे हैं रिसर्च, इन सारे सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। एंड आपको उस रिसर्च प्रॉब्लम को जो आपने आइडेंटिफाई करी है, जो स्टडी आपने आइडेंटिफाई करी है अपनी रिसर्च के लिए, उसके बारे में पूरा एक बैकग्राउंड सेट करना है, पूरा एक उसका इंट्रोडक्शन देना है, कि आप क्यों उस पे काम करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कहीं आप दिल्ली के पोल्यूशन पे काम करना चाह रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो आप उसके बारे में वो जो पूरी स्टोरी है, जैसे आप स्टोरी लाइन लिखते हैं किसी चीज की, कि वो कहानी कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई, वो स्टोरी लाइन के फॉर्मेट में आपको लिखना है, कि वो काम कहाँ से शुरू हुआ, या पोल्यूशन का जो बेसिक कुछ आप डेटा दे करके स्टार्ट कर सकते हैं, कि इस डेटा से ये कि ये इतने लोग, इतना इस लेवल पर इफेक्ट कर रहा है, इतने लोगों को इफेक्ट कर रहा है। या जो टोटल आप जो उसमें अभी, जैसे अगर मैं पोल्यूशन का ये एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसके बारे में कि वो जो लोग उससे अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मतलब बेसिकली आप जो है इंट्रोडक्शन एक देना टॉपिक का, कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करें उस टॉपिक के, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो आप तब करेंगे जब आपने उसके आसपास की आगे पीछे की जो रिसर्च है, उसके उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, वो सब आपने पढ़ी हो। तो वो सब आपको अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। फिर आपको उस टॉपिक को जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको साथ में ये बताना है कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं उस टॉपिक में। ऑब्वियसली आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको फील होती है। तो उसको अगर आप ये कह रहे हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, अब तक जो काम इस पे किया गया है, या जितना काम किया गया है, ऑब्वियसली वो सफिशिएंट नहीं है। तो आपको उनके बारे में बात करनी है, आपको उस टॉपिक के इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस के बारे में बात करनी है, कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन फिर उसको आपको डिफेंड करना है,
कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम की सारी आपको इम्पोर्टेंस बतानी है, काम करने की उसकी रिलेवेंस बतानी है। फिर अगले इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको ये बताना है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो कैसे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लोगों ने काम किया हुआ है या उस जो डोमेन में जो ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसमें आप क्या बेटरमेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, या कैसे आपकी रिसर्च जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या वैल्यू एडिशन उसमें करेंगे। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, आपने जो टॉपिक आइडेंटिफाई किया उसका क्यों लिया है, कैसे लिया है, कैसे का आपने प्लान किया है अपनी रिसर्च को। अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, उसको डिफेंड करिए अपने टॉपिक को, और क्या वैल्यू एडिशन करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और आप थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं मतलब उसमें इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आप मेथोडोलॉजी या जो भी स्ट्रैटेजी उस काम पे करने की आप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख सकते हैं। बहुत डिटेल में एक अलग ही आपको सब हेडिंग होगा जिसमें काम करना होगा, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से हम उस पर काम करना चाह रहे हैं। 2 3 4 लाइन आप उस पर भी उस दे सकते हैं। और लास्ट पैराग्राफ यूजुअली हमेशा होना चाहिए जिसमें आप एक समरी दें पूरे कंप्लीट वर्क की, जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आपने प्रपोज किया है कि वो आप कैसे करेंगे। कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करना चाह रहा हूँ मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली के पोल्यूशन पे काम करना चाह रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम पे मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे डेटा कलेक्शन करूंगा, या डेटा कलेक्शन के बाद मुझे मेरी मेथडोलॉजी क्या होगी, या उसके बाद मैं क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो हो गए या उस स्टडी से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी की सारी लास्ट में आपके पास बस एक सिंपल छोटे से पैराग्राफ में 4 5 लाइन में सब कुछ आ जाना चाहिए। ये आपके इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट हो गया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट हेडिंग, आपका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। सेकंड आती है बात आपकी रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। जो आपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको काम करना है, उसमें आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करने हैं जो रिसर्च गैप्स हैं, या जो लिटरेचर में उसमें गैप्स हैं। मतलब आपको जितने लोगों ने उस फील्ड में अब तक काम किया है, जो साइंटिफिक आर्टिकल्स उस फील्ड में अवेलेबल हैं, जो स्कॉलरली आर्टिकल्स उस फील्ड में अवेलेबल हैं, जितने रिसर्च वर्क लोगों ने किए हैं, चाहे वो बुक चैप्टर्स के फॉर्म में हो, थीसिस के फॉर्म में हो, रिसर्च आर्टिकल्स के फॉर्म में हो, रिव्यूज के फॉर्म में हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के फॉर्म में हो, वो सभी आपको पढ़ने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली जो काम अब तक हुआ है उस काम में अभी तक और क्या ज़रूरत है, उसको कैसे आप रिफाइन कर सकते हैं, कैसे उन गैप्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या लूप होल्स हैं, और जो अब तक काम किया है उसके चैलेंजेस या लिमिटेशंस क्या हैं उन स्टडीज की, और आप कैसे, आपकी रिसर्च कैसे उसको बेटरमेंट कर सकती है, उसको कैसे फुलफिल कर सकती है उस गैप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इस पर्टिकुलर सब हेडिंग में बताना है, जिसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिटरेचर गैप है। तो ये आपका तब होगा जब आपने अब तक के सारे लिटरेचर पढ़ लिए हों, और पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया हो अपने लूप होल्स को, गैप्स को, चैलेंजेस को, लिमिटेशंस को, और उसके बाद आप उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको मेंशन करिए कि ये चीज़ें हैं जो ट्रबलसम हैं, जिन पे अब हम काम करना चाहते हैं। जितने रिसोर्सेस आपने पढ़े उन सारे रिसोर्सेस को आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर में साइट करें। मतलब उन रेफरेंसेस को, उन पेपर्स को, उन आर्टिकल्स को जो आपने पढ़े हैं, उन सबको साइट करना है। साइटेशन मतलब आप जो पेपर, जिस पेपर में से आपने जो चीज़ पढ़ी है, जो लिखी है, वो आगे उस पेपर का आपको हेड वो देना है, रेफरेंस देना है। रेफरेंस आप कैसे देखते हैं, जनरली आप इन टेक्स्ट साइटेशंस देते हैं। जैसे ये मैंने दिया, मान लीजिए मैंने एक पेपर, मैंने अपना एग्जांपल दिया कि कौशिक एटॉल, एटॉल मीन्स उसके आगे और भी कुछ ऑथर्स होंगे। तो कौशिक एटॉल का 2024 का मैंने एक पेपर पढ़ा, और उस पेपर में से मैंने कुछ लाइंस, मुझे लगा कि ये लाइंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने समझ के उसके बाद उसमें काम किया। तो मैं उनको इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं, कि मेरी जो स्टोरी है मैं लिखती चली जा रही हूँ, इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ, और जहाँ पे मैंने वो चीजें, जो लाइंस ली हैं, उसके आगे मैं ये कौशिक एट ऑल 2024 लिख दूं, सो दैट मुझे पता चल जाए कि ये इसके पहले की जो लाइंस हैं, ये लाइंस मैंने इस पेपर से ली थी या इस पेपर से मैंने पढ़ी थी। फुटनोट्स या स्टिक टू इन टेक्स्ट साइटेशंस को अवॉइड करना चाहिए। जनरली जो इस तरीके के रिसर्च प्रपोजल्स में जो रेफरेंसेस लिखे जाते हैं या बिब्लियोग्राफी जो लिखी जाती है, वो ऑथर एट ऑल करके ही लिखी जाती है, और उसका ईयर आप दे देंगे। तो इन टेक्स्ट साइटेशंस को आप लिखिए, लास्ट नेम के ऑथर को, ऑथर के लास्ट नेम को आप और ईयर को पैरेंथेसिस में करके इसको लिखिए। ये आपका सेकंड सब हेडिंग हो गया। थर्ड, अब आपको आपका आ गया डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ योर
रिसर्च प्रॉब्लम या स्कोप क्या है इस स्टडी का बेसिकली। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि जो आपकी स्टडी है, आपको कीवर्ड्स बताने हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, और आपकी स्टडी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में आपको बताना है। फिर आपको उसका रैशनल देना है, मतलब जस्टिफिकेशन देना है कि जो स्टडी आप करना चाह रहे हो वो स्टडी आपको क्यों लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है इसको करना, या इसको करने से आप क्या, आपको ऐसा लगता है कि क्या बेटरमेंट हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली सिर्फ वही मेंशन करना है कि आपको अपनी स्टडी का स्कोप बताना है कि मान लीजिए मैंने ये स्टडी कर ली तो दिल्ली की पूरी प्रॉब्लम पोल्यूशन की सॉल्व हो जाएगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो ये आपको एक रैशनल या जस्टिफिकेशन देना है कि मैं ये काम करूंगा तो फाइनली इससे ये फायदा होगा, या इस तरह से इसका ये जस्टिफिकेशन होगा। तो आपको वो जस्टिफिकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करना है। तो वो ऑब्वियसली आप कब कर पाएंगे, जब आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए होंगे गैप्स को, और आप वैल्यू एडिशन के बारे में कैसे कर रहा है आपकी आपका वर्क आपको ये पता हो। तो और आपको साथ में इसके नॉट ओनली दिस, आप जब स्कोप बता रहे हैं तो आपको अपनी स्टडी की भी लिमिटेशंस बतानी है, क्योंकि आपकी स्टडी भी ये जरूरी नहीं है कि पूरी परफेक्ट होगी, हो सकता है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हो, कुछ चैलेंजेस हो जो आप फेस करें आगे जा करके, या कुछ कमियां फिर रह जाएं जो आगे आने वाले लोग करें। तो वो आपको इसमें मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे आपको क्लियर कट अपना स्टेटमेंट देना है रिसर्च प्रॉब्लम का, कि ये सेंट्रल क्वेश्चन है या ये मेन क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ये मेन प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, और उससे रिलेटेड आसपास के और जो 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 चीजें उससे आसपास आती जाती हैं वो मुझे इस तरह से सॉल्व करनी है। तो एक क्लियर कट आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया, और साइड में कुछ आपके टेंटेटिव रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो, और जो आपको यहाँ पे साइड करने हैं। जनरली रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं, लिख सकते हैं आप उसको, या आप उसको ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी दिल्ली पोल्यूशन की बात करें तो चलो मैं आगे उसी पे कंटिन्यू करती हूँ। तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे कि सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिल्ली में क्या, पूरे दिल्ली को आप कितने जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद उन जोन्स को डिवाइड करने के बाद आप कैसे अपना डेटा कलेक्शन करेंगे, दैट इज योर सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव में हो गया आप डेटा कलेक्शन के लिए आपको जो जो फॉर्मेट्स बनाने हैं, मान लीजिए मैं गूगल फॉर्म पे डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, या इंटरव्यू करना चाहती हूँ लोगों के, या जा जाके लोगों से मिलना चाहती हूँ और फिर उनसे बात करके डेटा कलेक्शन करना चाहती हूँ, जैसे भी जो भी फॉर्मेट है, ये मेरा थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, जब मैंने पूरा डेटा कलेक्शन कर लिया तो फिर मैं उस डेटा को कैसे एनालाइज करूंगी। तो टू एनालाइज दैट डेटा यूजिंग सम सॉफ्टवेयर और समथिंग, मैं ये करना चाहती हूँ। एंड देन फाइनली आप उसका इंटरप्रिटेशन जो रिजल्ट्स का आया उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। सो ऐसे आपके कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, या कुछ एक आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिसर्च क्वेश्चन है, मैं इस तरह से इनको रिस्पॉन्ड करूंगा। फिर उसके बाद जो आपकी हाइपोथेसिस होगी, वो हाइपोथेसिस बेसिकली जो रिसर्च क्वेश्चन आपने पोज किए उसका आंसर होगा। हाइपोथेसिस मतलब मैं पहले से ये विजुलाइज कर लूं, या पहले से ये मान के चलूं कि जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मुझे ये आंसर्स आगे जाकर मिलेंगे, ये चीजें मुझे टेंटेटिवली एज एन एक्सपेक्टेड आउटकम, ये चीजें मेरे पास आने वाली हैं। मतलब अगर मैं इस काम को कर लेता हूँ तो मुझसे करने के बाद मे बी मैं एक सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम को या दिल्ली स्टेट की एक प्रॉब्लम को, तो मैं एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, या मैं एक रिसर्च पब्लिकेशन के फॉर्म में दे सकता हूँ, या मैं इसको कहीं और इनकॉर्पोरेट करा सकता हूँ पॉलिसी के फॉर्म में। तो वो बेसिकली आपके टेंटेटिव आंसर्स होंगे। लाइकवाइज ऐसे अगर आप साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या साइंस के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें आपकी जो हाइपोथेसिस होगी वो ये होगी, मान लीजिए मैंने कैंसर से रिलेटेड कोई एक फॉर्मुलेशन डेवलप किया है, तो वो फॉर्मुलेशन अल्टीमेटली किस तरह से यूज हो सकता है, कहाँ यूज हो सकता है, वो एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में मैं रिसर्च क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में दे सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग हो गया। उसके बाद हमारा आ गया रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी तो नाम से ही क्लियर है कि बेसिकली आपको मेथडोलॉजी और जो आप भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं काम करने की, वो स्ट्रैटेजी आपको पूरी बतानी है। आप थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं तो आपको थ्योरेटिकल कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है या नैरेटिव है आपकी अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे। जैसे आप थ्योरेटिकल कह रहे हैं तो हो सकता है आप क्वेश्चनेयर बनाना चाहते हो, आप हो सकता है डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए आप हो सकता है गूगल फॉर्म्स यूज करना चाहते हो, या आप और कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो।
तो वो मेथडोलॉजी आप कैसे करेंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है खुद, और वो आपके ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी जो होगी उसमें आप उसको मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। उसमें आप अपना मेथडोलॉजी में मटेरियल्स और टेक्निक्स दोनों ही आते हैं, तो आप दोनों ही फॉर्मेट डाल सकते हैं। आप जो केस स्टडीज अगर कर रहे हैं, मान लीजिए प्लान कर रहे हैं, तो उनको कैसे करेंगे, किस तरह से आप, आपको पूरी मेथडोलॉजी प्लान करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेथडोलॉजी से मतलब है कि मान लीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल धौलकुआं से। तो मेरी मेथडोलॉजी क्या है वहां से जाने की, मैं आपको बहुत जनरल तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि शब्द अगर समझ में आ जाएंगे तो आप शायद उसके बाद उसको लिखना बहुत आसान होगा। तो मैं धौलकुआं से अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो मेरे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैं बस से भी जा सकती हूँ, मैं मेट्रो से जा सकती हूँ, मैं कार से जा सकती हूँ। तो वो फिर मैं अगर उन तरीकों का इस्तेमाल कर रही हूँ तो क्या वो डायरेक्टली मुझे उस डेस्टिनेशन तक लेकर जा रहे हैं। तो पहले मैं एक किसी, मान लीजिए मैं कनॉट प्लेस तक गई, फिर कनॉट प्लेस से मैंने आगे मेट्रो ली है, तो नेक्स्ट मैंने मेट्रो चेंज किया। तो मेथोडोलॉजी मतलब मैं कैसे उस जगह तक पहुंच रही हूँ, या मेरा काम कैसे परस्यू हो रहा है, मुझे रास्ते में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। तो वैसे ही साइंस में कि हमें क्या क्या साइंस में जो काम हम करना चाह रहे हैं, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में जो काम हम करना चाह रहे हैं, वो हम करेंगे कैसे, ये मेथडोलॉजी का पार्ट है। उस काम को करने के लिए आपको मेथडोलॉजी प्लान करनी है। कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, टेक्निक्स चाहिए। अगर आप थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं तो फिर आपको थ्योरेटिकल जो अप्रोचेस हैं वो इस्तेमाल होंगी। सो ये आपका एक नेक्स्ट हेडिंग हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी क्लियर आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी होगी उतना ही क्लियर कट आपका ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो प्लान है वो कितना वर्केबल है या कितना डुएबल है। नेक्स्ट आपका आ गया टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। सो टेंटेटिव चैप्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, आपने पूरी आइडेंटिफाई कर ली थी प्रॉब्लम, ये सब चीजें लिख ली हैं। अब आपने अपने दिमाग में अपना विजुलाइज भी कर लिया। मान लीजिए आप एक पीएचडी स्टूडेंट है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ पीएचडी के लिए, बाकी लोगों के लिए अगर प्रोजेक्ट लिख रहे हैं तो ये देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पीएचडी के लिए है। अगर आप पीएचडी थीसिस, पीएचडी ऑब्वियसली अगर आप एडमिशन लेंगे तो थीसिस तक भी पहुंच ही जाएंगे 3 4 5 साल में। तो आपको उस टाइम पे आप कौन से आपके थीसिस के टेंटेटिव चैप्टर्स हो सकते हैं, जैसे जिसमें जनरल जो चैप्टराइजेशन होता है वो बहुत नॉर्मल जनरल चैप्टराइजेशन होता है, जिसमें ऑब्वियसली आपका पहला चैप्टर आपका अगेन इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा मटेरियल मेथड होगा, फिर आपके 2 3 चैप्टर्स आपके एक्सपेरिमेंटल या आपका जो भी थ्योरेटिकल वर्क है उनसे रिलेटेड होंगे, लास्ट में आपका कंक्लूजन होगा और बाद में आपकी बिब्लियोग्राफी होगी। तो यही आपका टेंटेटिव जनरली चैप्टराइजेशन है, जिनमें आपके जो एक्सपेरिमेंटल या जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके आप हेडिंग्स या सब हेडिंग्स बना सकते हैं। टेंटेटिव, दिस इज ऑल टेंटेटिव। जो आप सिर्फ बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पीएचडी में एक थीसिस लिखनी है और किस तरह से वो फंक्शन करता है, तो थोड़ी सी आपको प्रायर नॉलेज उसकी होनी जरूरी है। तो ये उसी का एक क्विक चेक है, नथिंग एल्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट इन द सेम वे। बिब्लियोग्राफी में बहुत ज्यादा इसमें जाऊंगी नहीं। बिब्लियोग्राफी मतलब जो रेफरेंसेस आप साइट करेंगे, मैंने बताई दिया आप टेक्स्ट में कैसे उनको डालेंगे, और बाद में आप लास्ट में अपना जब रिसर्च प्रपोजल के वो 5 6 सब हेडिंग जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो सब हो जाते हैं, उसके बाद आप बिब्लियोग्राफी डाल देंगे। इसको मैं स्क्रीन पे आप देख लेंगे, पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को, अगर जरूरत पड़े तो। सब क्लियर लिखा हुआ है कि चैप्टर्स अगर एडिटेड वॉल्यूम्स में हैं तो कैसे डालेंगे, आर्टिकल्स हैं किसी जनरल में तो कैसे आप डालते हैं उनको। जनरल एक तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल दिखा देती हूँ कि ये सर नेम है, जो ऑथर है उनका एक ये फर्स्ट नेम है, फिर ये सर नेम दूसरे ऑथर का है, ये फर्स्ट नेम है, ऐसे आप सबको लिखते जाएंगे। फिर ये ईयर आ गया, फिर ये वाला आपका जनरल मॉडल वाला ये टाइटल आ गया, नेचर कम्युनिकेशंस एक रिसर्च आर्टिकल जिसमें रिसर्च पेपर जिसमें पब्लिश हुआ है जर्नल, उसका नाम आ गया। 14 इज द वॉल्यूम नंबर, 1 इज इशू एंड 2787 इज द पेज नंबर। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये डॉयल से ये नेक्स्ट शुरू हो गया रेफरेंस, एक ही लाइन में आ गए गलती से, बट ये नेक्स्ट रेफरेंस है। सो ऐसे ही लाइकवाइज बुक को आप साइट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल साइट कर सकते हैं, इंटरनेट डॉक्यूमेंट साइट कर सकते हैं। तो प्लीज हैव अ लुक, पॉज करके आप देख लीजिएगा वीडियो। टेक्स्ट का जनरली जो स्टाइल होता है वो हमेशा टाइम्स न्यू रोमन में जनरली लोग प्रेफर करते हैं। फॉन्ट साइज भी 12 के अराउंड होता है। ये सब आप जब वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे ये तब के लिए, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो उसमें आपका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, 1.5 स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अगर आप वर्ड फाइल पे काम करते हैं तो आपको ये सब ऑलरेडी क्लियर होगा। ब्लैक फॉन्ट साइज होना चाहिए, पेज मार्जिन जो है वो 1.5 इंच होने चाहिए ईच लेफ्ट
ऑन लेफ्ट साइड 1 इंच होना चाहिए अदर साइड पे। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लोग वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, टाइप करते रहते हैं ऑलरेडी, वर्ड फाइल्स में बना करके काम करते हैं, उनके लिए बहुत इजी है। जो जिनके लिए थोड़ा सा नया है वो वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ा पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्ट जो कोटेशंस हैं उनको सिंगल स्पेस में रखना है, लेफ्ट इंडेंटेड है, तो ये सब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। प्रपोजल जनरली टाइप्ड ही होता है, हैंड रिटन प्रपोजल्स सबमिट नहीं होते हैं। हिंदी में अगर प्रपोजल्स हैं तो यूजुअली मंगल या कोई भी यूनिकोड जो फॉन्ट साइज है वो यूज हो जाता है, फॉन्ट है वो यूज होता है। वर्ड रेंज जनरली जो इस तरीके के प्रपोजल्स होते हैं 4,000 to 7,000 वर्ड्स होती है, 3 से 4 पेज मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना जो आपको समझनी है, किसी भी तरह का प्लेगरिज्म अलाउड नहीं होता है। किसी भी प्रोजेक्ट प्रपोजल को जब आप लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आप कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। प्लेगरिज्म का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैंने डेफिनेशन नीचे लिखी है। Plagiarism is the act of representing someone else's language, thoughts, ideas, or expressions as one's own original work. It involves using material from another source without giving proper credit to the original author or creator. मतलब आपने कोई भी चीज कहीं से कॉपी पेस्ट करी है, चाहे वो लैंग्वेज के फॉर्म में हो, थॉट्स के फॉर्म में हो, आइडियाज, एक्सप्रेशंस किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और रिसोर्स को आप कोट नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। और प्लेगरिज्म किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। स्पेसिफिकली पीएचडी एडमिशन्स की बात करें तो 18% तक ये जो है ओके है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। बट आई वुड सर्टेनली नॉट लाइक इवन 18%। ये भी बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ पीएचडी एडमिशन्स के लिए, प्रोबेबली रिसर्च प्रपोजल के लिए है। बाकी आप कहीं और रिसर्च प्रपोजल सबमिट करेंगे तो इट हैज़ टू बी बिलो 10% ओनली, उससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखनी है। और प्लेगरिज्म चेकर्स होते हैं, आई फॉरगॉट टू मेंशन देम हियर, बट मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं या प्लेगरिज्म चेकर्स होते हैं, जैसे टर्निट इन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आइथेंटिकेट है, उरकुंड है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो इनमें से कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर्स भी ऑनलाइन हो सकते हैं इस चेकिंग के लिए अवेलेबल। अगर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कीजिए, हालांकि वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, फ्री सॉफ्टवेयर्स अगर होंगे तो। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आई एम श्योर आपके कुछ स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स होंगे जो इधर उधर कहीं पे यूनिवर्सिटी में होंगे या किसी इंस्टीट्यूट में होंगे। जनरली एवरी इंस्टीट्यूट और एवरी यूनिवर्सिटी विच हैज अ लाइब्रेरी शुड हैव अ प्लेगरिज्म चेकर, तो वो आपके इसको वहां से चेक करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कई बार इवन पीएचडी एडमिशन्स के लिए भी कई डिपार्टमेंट्स प्लेगरिज्म का आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका प्रपोजल कहीं से कॉपी पेस्टेड तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अच्छा, अब क्योंकि बहुत बार हर बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स, हालांकि मेरा ये बैकग्राउंड नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट स्टिल मैंने सोचा कि एक बार मैं आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेती हूँ कुछ चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। बट मैं बिल्कुल ये दावा नहीं कर रही हूँ कि दिस इज वेरी गुड और समथिंग लाइक दैट। दीज आर जस्ट द जनरल एग्जाम्पल्स टू गिव यू। जैसे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिलोसफी के मान लीजिए देखें, तो आप कुछ डेवलप कर सकते हैं एक अच्छा प्रोजेक्ट, जैसे इथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बज़वर्ड, तो आप उसके ऊपर कुछ अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं इथिक्स के ऊपर, क्योंकि फिलोसफी की बात हो रही है तो हम इथिक्स के ऊपर कुछ बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और ऑटोमेशन के ऊपर एक अच्छा टॉपिक बनाया जा सकता है। ये कुछ कुछ टेंटेटिव सजेशंस हैं जो आप जिनके अराउंड आप थोड़ा सा घूम सकते हैं या अराउंड अपने काम कर सकते हैं। मैं सारे नहीं पढ़ूंगी, स्क्रीन पे हैं, आप देख लीजिएगा, आपको ठीक लगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या उस तरीके के, ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी दे देगा कि इस तरीके के टॉपिक्स हो सकते हैं। द फिलोसफी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द माइंड बॉडी प्रॉब्लम, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, लिटरेचर के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रोल ऑफ लिटरेचर इन शेपिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, study of marginalized voices and perspectives in literature, then history में the impact of globalization on historical process, art में the role of technology in contemporary art practices. There are some examples, you can just pause the video and have a look. Similarly, there are a few examples from the social sciences also, sociology,
the study of inequality and social justice, psychology, the impact of trauma on mental health. This is an interesting topic, an important one as well. The psychology of happiness and well-being, political science, the role of elections and political parties in democratic societies. This can be probably one of the very interesting topics, I'm sure, for a lot of you जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं या उस पे एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं. इकोनॉमिक्स में द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अभी तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है. लाइकवाइज इनोवेशन, द रोल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अ गुड वन टू वर्क अराउंड. Then there are some important topics from the interdisciplinary sciences also. As I mentioned, climate change mitigation and adaptation, artificial intelligence in society. Artificial intelligence is almost everywhere nowadays. So that you can just revolve around that particular topic and कुछ उसके आसपास जो भी चीजें हैं. प्रेफरेबली आप कोशिश ये करें, आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं पीएचडी एडमिशन की बात कर रही हूँ, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, आप कोशिश करें उस डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है उनके प्रोफाइल्स देखें, वो लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और कोशिश करें अपने रिसर्च प्रपोजल उसी के अराउंड बनाएं. तो सो दैट आपको ये भी श्योरिटी हो कि वो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स डुएबल प्रोजेक्ट्स हैं. आप बिल्कुल अगर ऑफ द ट्रैक बना देंगे तो फिर अगर वो डुएबल नहीं है तो आप शायद उन पे फिर काम नहीं कर पाए. हो सकता है आपका एडमिशन तो हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली यू माइट हैव टू ड्रॉप दैट टॉपिक एंड आपको कोई और दूसरे उस टॉपिक पे काम करना पड़ेगा. तो आपकी ये जो मेहनत है, ये मेहनत फिर हो सकता है उतनी इस्तेमाल ना हो. तो ये एक सजेशन है मेरा. बाकी आप अगर आपको बहुत किसी चीज़ पे इंटरेस्ट है तो आप ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड एंड ट्राई टू टॉक टू योर सुपरवाइजर वंस यू गेट द एडमिशन, एंड देन मे बी थोड़ा बहुत आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चेंजेस कर सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, अर्बन सस्टेनेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी इन आर्किटेक्चर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, केमिस्ट्री के भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं. केमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली यू कैन सिंथेसाइज अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स एंड देन यू कैन use them for various applications. Renewable energy से related, catalysis से related, storage system से related बहुत सारे आप compounds बना सकते हैं. और या आपकी रिसर्च उन बैटरीज या फ्यूल सेल्स या हाइड्रोजन स्टोरेज उनसे उनके अराउंड घूम सकती है. सिंथेसिस तो खैर बहुत सारे कंपाउंड्स की हो सकती है, जैसे मटेरियल केमिस्ट्री में बहुत से नए नैनो मटेरियल्स आप डेवलप कर सकते हैं, एडवांस मटेरियल्स डेवलप कर सकते हैं. उनकी मेथडोलॉजी भी आपको पता है कि आपको पहले सिंथेसिस की स्कीम देनी है, फिर उसके बाद वो कैसे वो मटेरियल्स को हम कैरेक्टराइज करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात कर सकते हैं. वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हो सकती हैं, डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हो सकती हैं. सो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकते हैं. लाइकवाइज बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन के अगर प्रोजेक्ट होंगे तो कुछ ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड कर सकते हैं, या केमिकल बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के नाम भी वन ऑप्शन जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डेवलप किए जा सकते हैं. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑब्वियसली अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया जो ऑलमोस्ट सब में फिट हो जाता है इंटरडिसिप्लिनरी होने की वजह से. इट कैन बी doable in chemistry department as well as environmental science as well as maybe biology or biology streams also. तो आप उनमें भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री कैन ऑल्सो be seen. There are a few examples from analytical chemistry also. Nanotechnology में obviously मैंने जैसे बताया, आप मटेरियल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. कौन सा मटेरियल आप नैनो मटेरियल डेवलप करना चाहते हैं, आप क्वांटम डॉट्स डेवलप करना बनाना चाहते हैं, या फिर आप नैनो क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं, फिर उनको किन एप्लीकेशंस के लिए यूज करना चाहते हैं. एप्लीकेशंस कैन बी वेरीड. आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आप ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उनको एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो नैनो मटेरियल डिपेंड करता है आप कौन सा एप्लीकेशन टारगेट करने के लिए बनाना चाहते हैं. तो आपको डिज़ाइन या फैब्रिकेशन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसको बाद में कैरेक्टराइज करने के बारे में लिखें, उनके एप्लीकेशंस के बारे में लिखें. ऐसे ही नैनो मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस के लिए, या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक साइंस से हैं या फिजिकल साइंसेस से हैं, वो लोग भी नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर कर सकते हैं, डेटा स्टोरेज के ऊपर कर सकते हैं. तो ये कुछ सजेस्टिव टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए. दे आर वेरी जनरल टॉपिक्स, बहुत ब्रॉडली नहीं मैं डिस्कस करना चाहती हूँ टॉपिक्स को, क्योंकि फिर वो अनलेस आप कोई स्पेसिफिक फील्ड से नहीं हैं
तो आप जब तक किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में नहीं जाएंगे, उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें नहीं सर्च करेंगे प्रोबेबली, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप कौन से टॉपिक आपका इंटरेस्ट का है। आपको एक ब्रॉड सा आइडिया होना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है रिव्यू आर्टिकल राइटिंग के बारे में, कैसे रिव्यू आर्टिकल राइटिंग करते हैं। तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है टॉपिक्स को, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको नैरो डाउन करते हैं। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, मे बी दैट माइट ऑल्सो हेल्प यू आउट। सो दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी आपके नॉट ओनली इन पीएचडी एडमिशंस, बट आगे भी अगर आप एसआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे या आरए के लिए, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए जहाँ पे प्रोजेक्ट राइटिंग की रिक्वायरमेंट है, प्रपोजल राइटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये ज़रूर हेल्प करेगी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती है, आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल डू वेल इन योर लाइफ। विश यू ऑल द बेस्ट।